म्यांमार की एक पॉलिटिकल पार्टी है यूनाइटेड लीग ऑफ अराकान, जिसको यूएलए भी कहा जाता है। अब यूएलए को तो बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन इसकी एक मिलिटेंट विंग है, उसको सब जानते हैं। उस मिलिटेंट विंग का नाम है अराकान आर्मी। यानी यूएलए एक पॉलिटिकल पार्टी, उस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर एक मिलिटेंट विंग अराकान आर्मी। आज से कोई 13 साल पहले अप्रैल 2009 में ये पार्टी बनाई गई थी, अराकान आर्मी बनाई गई थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस बंदे ने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था, अराकान आर्मी को, तुआन मियात नेंग उसका नाम है, 2009 से लेके अभी तक वही बंदा इसका हेड भी है। यंग सा बंदा है, इस वक्त भी उसकी हार्डली कोई 43 ईयर्स एज है। लेकिन जब से ये तंजीम उसने बनाई थी ना, जब ये 2009 में बनी थी, तब वो 30-32 साल का था और इतनी छोटी उम्र में उसने इतनी बड़ी तंजीम बनाई थी। अब ये एक इथनिक ग्रुप है, असल में अराकान आर्मी एक इथनिक ग्रुप है जो कि अराकान स्टेट की आज़ादी के लिए बर्मा से लड़ रहा है कि हमें आज़ाद मुल्क बनाना है यहाँ पर रखाइन स्टेट में, अराकान स्टेट के अंदर। अब शुरू में अराकान आर्मी की जो ट्रेनिंग होती थी वो एक और म्यांमार की सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी, वो किया करती थी। वो भी बड़ी फोर्स है, उसके अंदर कोई 20,000 के करीब लड़ाके हैं उनके बकौल, 20,000। अराकान आर्मी वाले तो रखाइन स्टेट के अंदर अलग मुल्क चाहते हैं ना अपना, लेकिन कचेन स्टेट वाले जो हैं वो इस रियासत को अलग मुल्क बनाना चाह रहे हैं। ये जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही है, चाइना के पास बर्मा की ये वाली जो रियासत है, इसको वो अलग मुल्क बनाना चाहते हैं। ये दोनों ग्रुप्स जो हैं आपस में इत्तेहादी हैं। अराकान आर्मी और कचेन इंडिपेंडेंस आर्मी जो है, ये दोनों आपस में अलाइज हैं। अराकान आर्मी बनी तो इन्होंने उनको ट्रेनिंग दी, लेकिन बाद में जल्द ही अराकान आर्मी कचन स्टेट वालों से भी बड़ा ग्रुप बन गया और उससे भी ज़्यादा पावरफुल हो गया। और आगे चल के इन्होंने अपने जो ट्रेनिंग कैंप थे, क्योंकि उन्होंने अराकान स्टेट के अंदर बहुत सारे इलाके खाली कराए, वहाँ पर इनकी प्रैक्टिकली गवर्नमेंट है, तो उन्होंने वहाँ पर अपने ट्रेनिंग कैंप्स भी बना लिए और जो है वो उससे भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई कचान स्टेट वालों से। अराकान आर्मी का जो फड्डा है वो म्यांमार की फौज के साथ तो रहा ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इंडिया के साथ भी इनका फड्डा रहा है। छोटा सा मसला है कि इनका बांग्लादेश के साथ भी हुआ था, लेकिन वो कोई ज़्यादा सीरियस किस्म का नहीं था। इंडिया के साथ इनके बड़े मसाइल रहे हैं। इंडिया इल्ज़ाम लगाता रहा है कि अराकान आर्मी को असल में चीन की सपोर्ट है। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। वो कहते हैं ये जो अराकान आर्मी म्यांमार की फौज से लड़ रही है, चाइना इसके पीछे है। जुलाई 2020 में द टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया था कि चाइना सप्लाइंग वेपन्स टू अराकान आर्मी आर्म्ड ग्रुप्स टू वीकन इंडिया म्यांमार रिपोर्ट। अब इंडिया ऐसा क्यों समझता है कि इनको चीन की हिमायत हासिल है अराकान आर्मी वालों को? इसका जवाब ये है कि इंडियन प्रोजेक्ट्स जो भी वहाँ पर रन कर रहे हैं म्यांमार के अंदर, उनके ऊपर हमले होते रहे हैं, पास्ट में हमले होते रहे, बड़े बड़े हमले होते रहे, और इंडिया को लगता है कि ये जो हमले हैं अराकान आर्मी वालों के ज़रिए चाइना करवा रहा है। इंडिया का एक बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ पर चल रहा था, $480 मिलियन का कालाधन प्रोजेक्ट वहाँ पर उसका नाम था। इसको अराकान आर्मी वालों ने ठीक ठाक नुकसान पहुँचाया था काफ़ी हद तक। तो इंडिया कहता है ये अराकान आर्मी नहीं है, ये पीछे चाइना है असल में। ना इस ग्रुप के साथ आजकल म्यांमार की फ़ौज की शदीद लड़ाई चल रही है रखाइन स्टेट के अंदर। 3 मरतबा कम से कम इन क्लैशेज़ में मोटर शेल जो हैं वो बांग्लादेश के अंदर आके गिरे हैं। इसकी वजह यह है कि ज़्यादातर जो लड़ाई हो रही है बिल्कुल बॉर्डरिंग एरियाज़ में हो रही है। ये जो बांग्लादेश और बर्मा का बॉर्डर है, वहाँ पर ज़्यादातर लड़ाई हो रही है। अब जाहिर है प्रोवोकेशन तो है ये, लेकिन बांग्लादेश का रिस्पॉन्स नहीं आया म्यांमार को। इस पे कुछ इंडियन डिफेंस एनालिस्ट जो हैं वो अपनी अपनी थ्योरीज देने में मगन है आजकल। कोई कह रहा है कि बांग्लादेश जो है वो बिल्कुल कैपेबल नहीं है म्यांमार से मुकाबला करने का, वो तो कुछ कर ही नहीं है, इससे ज़ाहिर हो रहा है कि वो बिल्कुल ही फारुग हैं। इस तरह की थ्योरीज बेवकूफ़ाना सी दे रहे हैं वो। आई बिलीव दिस इज़ टोटल नॉनसेंस। अगर कोई डिफेंस एनालिस्ट ये समझ रहा है कि वहाँ से कुछ मोर्टर आके गिरे हैं बांग्लादेश के अंदर और बीजीबी वाले रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे या बांग्लादेश की आर्मी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो उसका मतलब है कि वो वीक हैं और करना नहीं चाहते। आई थिंक दिस इज़ नॉनसेंस। इस तरह नहीं होता। देखें, किसी एक मुल्क का दूसरे मुल्क को प्रोवोक करना ये ज़ाहिर नहीं करता कि जो मुल्क सब्र दिखा रहा है वो कमज़ोर है। ग्राउंड रियलिटीज़ मैंने आपको अभी बताई कि अंदर से म्यांमार एक अनस्टेबल मुल्क है जो कि बुरी तरह से डिवाइडेड है। ये तो 2 बड़ी सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस मैंने बताई ना, बहुत सारी है वहाँ पर। कुछ रोज़ पहले मैंने आपको ये जो कोबरा कॉलम ग्रुप है उसका भी बताया था, जो कि थाईलैंड के पास जो उनकी कैरन स्टेट है वहाँ पर भी अलग मुल्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे इनके अंदर सेपरेटिस्ट हैं जो कि अलग अलग मुल्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मुल्क ऑलरेडी डिवाइडेड है, अनस्टेबल है म्यांमार, और इसके अंदर जो खुद मेजॉरिटी ग्रुप है बर्मी, वो भी आपस में लड़ रहे हैं। आप देखें कि डेमोक्रेट्स उनके जो हैं वो लड़ रहे हैं मिलिट्री जनता वालों के साथ, बेशुमार सेपरेटिस्ट ग्रुप अलग हैं। तो बुरी तरह से म्यांमार की जो मिलिट्री है वो इस वक्त इंगेज है अंदर से, ये हाल है।
प्रोवोक तो उन्होंने कुछ साल पहले चीन को भी किया था, 4 चीनी मार दिए थे म्यांमार वालों ने, 4 मार दिए थे एयर स्ट्राइक करके, और फिर माफ़ी भी मांगी थी। तो क्या हम इसको ये मान लें कि चीन जो है वो कमज़ोर है क्योंकि उन्होंने इसकी म्यांमार की इस हरकत पे कुछ नहीं किया था? क्या ये लॉजिक बनती है कि चाइना ने चूंकि कुछ नहीं किया इनको तो चाइना कमज़ोर है इनके मुकाबले में? ये तो बिल्कुल ऐसा ही है ना। म्यांमार की फ़ौज की कुल तादाद मानते हैं कि कोई 5,16,000 है, ये मानते हैं कि ठीक ठाक उनकी आर्मी है। 260 इनके पास एयरक्राफ्ट भी हैं, 127 वॉर प्लेन्स हैं, 886 इनके पास टैंक्स भी हैं, 4,500 के लगभग इनके पास मिसाइल भी हैं वगैरह वगैरह। ऑन पेपर आपको लगेगा कि ये बांग्लादेश से ज़्यादा मिलिट्री रिसोर्सेज रखते हैं, लेकिन बांग्लादेश को एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि उसके अंदर फॉल्ट लाइंस नहीं है। बांग्लादेश के अंदर फॉल्ट लाइंस नहीं हैं, इधर बेशुमार फॉल्ट लाइंस हैं, बहुत सारे सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, इनके जो मेजॉरिटी ग्रुप हैं ये जो बर्मी हैं वो भी आपस में लड़ रहे हैं, और मिलिट्री जनता जो है म्यांमार की ये एक वक्त में मुल्क के अंदर भरपूर तरीके से इंगेज्ड है। बहुत बड़ी तादाद में डिप्लॉयमेंट जो है वो मुल्क के अंदर की गई है फौज की। आसान नहीं होगा इनके लिए, अगर बांग्लादेश इस वक्त रिटालिएट करता है ना, आसान नहीं होगा इनके लिए इसको फेस करना। म्यांमार की मिलिट्री की साइज और रिसोर्सेज इसलिए भी बांग्लादेश से ज़्यादा हैं क्योंकि अनलाइक बांग्लादेश इनका जो फोकस रहा है म्यांमार वालों का वो इकोनॉमी ठीक करने से ज़्यादा इस पे रहा है, मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने पे। 1990 से लेके डिसआर्मामेंट एग्रीमेंट साइन करने के बावजूद बर्मा की जो आर्मी है ये हथियारों की खरीदारी पे फोकस करती रही है। सिर्फ चीन से ही नहीं लेते, एक तो सब जानते हैं ना कि ये चाइना से बहुत ज़्यादा वेपन्स लेते हैं, लेकिन म्यांमार वाले इंडिया से बहुत बड़ी तादाद में वेपन्स लेते रहे हैं, इजराइल से लेते रहे हैं, यूक्रेन से लेते रहे हैं, बेलारूस से लेते रहे हैं, बहुत सारे मुल्कों से लेते रहे हैं। जहां इनको अच्छी डील मिलती है ये चले जाते हैं वहां पर। चाइना पाकिस्तान का ज्वाइंट प्रोडक्शन जो है JF-17 वो भी इन्होंने लेके रखा हुआ है। तो कोई एक फिक्स्ड पैटर्न इनका नहीं रहा। चाइना इनका मेन हथियारों का सप्लायर है, लेकिन जहाँ से इनको अच्छी एक डील मिलती है ये वहाँ से ले लेते हैं। इनके सामने कोई सच कोई डिप्लोमेटिक बाउंड्रियाँ नहीं होती। लेकिन ये सारे मिलिट्री रिसोर्सेज एज आई सेड मुल्क के बाहर नहीं, मुल्क के अंदर ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं पिछले काफ़ी अरसे से लेके रेबल से लड़ने के लिए। फाइनेंशियल टाइम्स ने कुछ हफ्ते पहले खबर लगाई थी कि म्यांमार जनता इन सीरियस स्ट्रगल टू सर्वाइव एज इंसर्जेंसी गैदर्स मोमेंटम। अब ये देखें, बड़ी कमाल की हेडलाइन है कि अंदर जो इंसर्जेंसी है, सेपरेटिस्ट जो ग्रुप्स हैं वो ताकतवर होते जाते हैं, ये सीरियस स्ट्रगल कर रहे हैं उनको लड़ने के लिए। इनको बड़े प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं इस वक्त अंदर से। अगर बांग्लादेश कुछ भी ना करे ना, उनकी आर्मी कुछ भी नहीं करती, सिर्फ बॉर्डर पर कुछ दिनों के लिए क्रॉस बॉर्डरिंग फायरिंग में इनको एंगेज करे, क्रॉस बॉर्डर जो फायरिंग होती है उस पर इनको एंगेज करे कुछ अरसे के लिए, और इनको अगर वो फोर्स करे कि एडिशनल ट्रूप्स डिप्लॉय करें बांग्लादेश के बॉर्डर पर, तो मुल्क के अंदर ये जो सेपरेटिस्ट है ना, जहाँ जहाँ से ये फौज निकाल के बॉर्डर पर लगाएंगे वहाँ वहाँ इंसर्जेंट्स इनको मारेंगे, बहुत ज़्यादा इनकी पिटाई करेंगे। तो ये आप कह नहीं सकते कि इस तरह अगर वो कुछ नहीं कर रहे तो सब्र दिखा रहे हैं तो इसका मतलब एक कमज़ोर है। दिस इज़ नॉट अ सेंसिबल लॉजिक। मेरे ख्याल से ये एक ऐसे ही फजूल किस्म की चीज़ है। बांग्लादेश इसलिए चुप है क्योंकि यहाँ पर बड़ा गेम इन्वॉल्व है, यहाँ पर चाइना का BRI इन्वॉल्व है। मेरे ख्याल से यहाँ चाइना का फैक्टर ऐसा है जिसने जंग को यहाँ पर रोका हुआ है, वरना बांग्लादेश भी इनकी ठीक ठाक पिटाई लगा सकता है, बल्कि उनसे बेहतर पिटाई लगा सकता है। तो ये जो चुप करके बैठे हैं ना और डिप्लोमेटिक लेवल पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस चुप का मतलब ये नहीं है कि म्यांमार कोई पावरफुल मुल्क है और ये जो है बिल्कुल फारिग है। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि वहाँ ये जो बड़े लेवल का जो गेम है ना, इसको आप चाइना भी ऐड करें, इसके अंदर आप इंडिया भी ऐड करें, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं यहाँ पर जंग छेड़ने के लिए। खुद इंडिया नहीं चाहेगा कि इधर जंग हो, मैं आपको ये बता दूं, इंडिया भी नहीं चाहेगा, क्योंकि फिर इस जंग को इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के अंदर आसानी के साथ एक्सपोर्ट किया जा सकता है। इंडिया को ये बात मालूम है। वही ग्रुप्स हैं जो कि इंडियन नॉर्थ ईस्ट में भी हैं, म्यांमार के अंदर सेम ग्रुप हैं एक जैसे तकरीबन, तो आराम के साथ उधर एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है इस जंग को, और चाइना एक्सपोर्ट उसको कर भी सकता है। लिहाजा इंडिया नहीं चाहेगा कि यहाँ जंग हो, और चाइना तो वैसे भी नहीं चाहेगा। चाइना का बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर, वो भी नहीं चाहेंगे कि इधर जंग हो। तो ये कोई दुरुस्त लॉजिक नहीं है कि एक मुल्क अगर पेशेंस दिखा रहा है तो पेशेंस का मतलब है कि वो कमज़ोर है। इस तरह से इसको इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से।